Gerund, that form of the verb with ing that works as a noun. वर्ब में अगर ing लग जाता है और वो नाउन बन जाता है, ना कि वर्ब रहता है, तो इसलिए उसको हम जेरेंड कहते हैं. एंडिंग, वर्ब एंडिंग विद ing and acts as noun. नाउन के रूप में ये काम करता है, आईएनजी फॉर्म होगा. जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग आईएनजी लगा हुआ है. अब स्विमिंग माने तैरते हुए नहीं. अभी हमने उसमें भी देखा था, पार्टिसिपल में भी देखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, कि स्विमिंग आईएनजी लग गया था, लेकिन उसका मतलब हुआ था करते या करके हुए. लेकिन यहाँ स्विमिंग का अर्थ है तैरना. तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये नाउन का काम कर रहा है. तैरना वो नाउन का रूप है. सीइंग इज बिलीविंग. सीइंग इज बिलीविंग. इसका मतलब क्या हुआ? सीइंग माने देखना और बिलीविंग माने विश्वास करना. देखना ही विश्वास करना होता है. तीसरा, शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. वो मिठाइयां खाने की शौकीन है. खाना, शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. जैसा हमने कहा, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट. स्मोकिंग एक बुरी आदत है. यहां पे स्मोकिंग माने यहां धूम्रपान. धूम्रपान, धूम्रपान करना. ये तो जिरंड में अगर हिंदी में ना का उच्चारण होता हो तो भी वो जिरंड कहा जाता है. एक पहचान है उसकी कि हिंदी में अगर ना का उच्चारण होता है, स्विमिंग तैरना, देखना, खाना, और स्मोकिंग धूम्रपान करना, ये जिरंड के फॉर्म है. और एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि sitting in front of the elders is no courtesy. ये शिष्टाचार नहीं होता है. सिटिंग माने बैठना, इन फ्रंट ऑफ द एल्डर्स, बड़ों के सामने बैठना, ये कर्टसी नहीं, शिष्टाचार नहीं होता है. इस प्रकार से हमने देखा कि जिरंड में आईएनजी लगता है और ये नाउन का काम करता है. इसके बाद नॉन पार्टिसिपल का हम थर्ड फॉर्म लेंगे. थर्ड टाइप ऑफ नॉन पार्टिसिपल इज इंफिनिटिव. This is the third part. Infinitive. देखिए, फाइनाइट, फाइनाइट, फिनिटिव, इन्फिनिटिव. इसी नॉन फाइनाइट को इन्फिनिटिव नाम दिया गया है. अर्थात असीमित. इन्फिनिटिव, असीम अवस्था को इन्फिनिटी कहते हैं. इन्फिनिटिव. लेकिन इसकी क्या पहचान है कि इस सेंटेंस में 2 + V1 का प्रयोग हो जाएगा. 2 के बाद, अर्थात हम जब कोई सेंटेंस लिखेंगे तो 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. जैसे आई वेंट टू मार्केट टू
अब यहां क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी टू परचेज, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। एक सेंटेंस, टू err is human, to err is human, इसका मतलब, अब यहां पर देखिए टू err is गलती करना, यहां भी ना का उच्चारण हो रहा है, लेकिन इस क्योंकि वर्ब के पहले टू आ गया है इसलिए इसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। टू err is human and to forgive divine, forgive divine। कभी कभी क्या होता है कि अगले वाले इन्फिनिटिव का हम प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग नहीं करते। टू err is human एंड forgive divine भी कहते हैं, टू को यहां पर छोड़ भी दिया जा सकता है। तीसरा, I took a chair to sit on, I took a chair to sit on। यहां on क्यों लगाया? यहां on हमें प्रीपोजिशन के लिए लगाना पड़ेगा, बैठने के लिए, उस पर बैठने के लिए वो जरूरी होता है प्रीपोजिशन यहां लगाना। I took a chair to sit on, यहां देखिए, to purchase, to sit on। He asked me to go out, उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, to go out। He asked me, यहां देखिए कर्ता हो गया, ये क्रिया और ये ऑब्जेक्ट हो गई कर्म, ये उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। तो इसका भी कभी कभी इसके भी नियम होते हैं, कर्ता क्रिया और कर्म के बाद टू का प्रयोग, कर्ता के ही रूप में इसका प्रयोग। ये टू err is human यहां जो ये कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। यहां went to market ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब के रूप में, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में काम आ गया। went to market यहां पे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट माने पूरक के रूप में, वर्ब के तुरंत बाद अगर शब्द लग जाता है टू, अच्छा सॉरी ये टू तो यहां है परचेज माने परचेज करने के लिए, ये इवेंट टू मार्केट टू परचेज, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मार्केट है, मार्केट को पूरा करने के लिए, मार्केट के जाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां पे टू परचेज लगाया गया है। हाँ, पांचवा देखिए, he seems to have been tired, to have been tired। अब देखिए यहां टू के बाद हैव क्यों लगा दिया? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया, वो थका हुआ दिखाई देता है। He seems to have been tired। दूसरा आप देखिए टू के बाद यहां थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में टू हैव बीन अर्थात वो मतलब उस रूप में दिखाई देता, थके हुए रूप में दिखाई देता है, इसलिए टू हैव लगाया गया। और दे सीम टू बी जेंटलमैन, जेंटलमैन, वे जेंटलमैन जैसे दिखते हैं। टू बी माने ऐसा लगता है, जेंटलमैन दिखाई देते हैं, सीम टू बी जेंटलमैन। अब आपने देखा कि वर्ब के पूर्व टू का प्रयोग कर देना, इसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देना, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड के भी रूप में जानते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, भाव होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, उनको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव्स। बेयर इंफिनिटिव्स कौन कौन से होते हैं? बेयर माने बिना, रहित, और इंफिनिटिव्स के रहित, बिना इंफिनिटिव के।
जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, AUXIALIRIES, ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, एक्सेट्रा, लेकिन उसमें ought to और used to ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनके साथ प्रयोग टू का होता है। इसके अलावा हम मेक, डिड, लेट, सी, वॉच, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कहें कि उसने मुझसे काम कराया, ही मेड मी डू ए वर्क, उसने मुझसे काम कराया। अब देखिए, डू के पहले यहां डू माने करना, लेकिन यहां इंफिनिटिव नहीं है, जीरो इंफिनिटिव और द वेयर इंफिनिटिव है। द टीचर let him leave, the teacher let him leave the class, the teacher let him leave the class, let माने जाने दिया, टीचर ने उसे क्लास छोड़ने के लिए परमिट कर दिया। लेट के बावजूद में यहां लीव के पहले टू नहीं आया है। अगर मान लीजिए वॉच या सी लिखते हैं, आई सा हिम फॉल डाउन, मैंने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा, फॉल डाउन। सा देखिए, सी का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। और वेयर इंफिनिटिव का एग्जांपल देख लें, बिड माने होता है आदेश देना, द प्रिंसिपल bid the teacher take extra क्लासेस लेने का टीचर को आदेश दिया। अब यहां बेड माने आदेश दिया, बिड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये इनको कहते हैं वेयर इंफिनिटिव्स। अब कुछ ऐसे प्रयोग आप देखिए, जैसा कुछ सेंटेंसेस इसमें फाइंड आउट द रॉन्ग वर्ड इन दिस सेंटेंस। बीइंग hot day, I remained inside, गर्म दिन होने के कारण मैं अंदर ही रहा, I remained inside। लेकिन यहां ये सेंटेंस गलत है। यहां being hot day इसका मतलब कि आप hot day हैं, मैं, तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, इट, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इट बीइंग ए हॉट डे, आई रिमेन्ड इनसाइड। अब यहां पे बीइंग जो है वो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस जिसमें कि हम गलती देखते हैं, एंटरिंग द रूम, द स्नेक,
ran away. The snake ran away. अब एंट्री माने, अगर यहां हम देख रहे हैं एंट्री माने प्रवेश करते ही, रूम में प्रवेश करते ही स्नेक चला गया। इसका मतलब तो हो गया स्नेक जो है वो एंटर कर रहा था। तो इसलिए इस सेंटेंस को एज आई एंटर्ड द रूम, इसलिए आईएनजी वाला फॉर्म इसमें नहीं लगेगा। एज आई एंटर्ड द रूम, एंटर्ड द रूम, द स्नेक ran, द स्नेक ran away। तीसरा इसी प्रकार से सिटिंग ऑन द डोर an insect bit me। सिटिंग माने बैठते हुए, डोर पर बैठते हुए एक इंसेक्ट ने मुझे काट लिया। तो अब इसका मतलब तो हो गया ये कि इंसेक्ट जो था वो बैठा हुआ था, जबकि इसमें क्या सेंस निकल रहा है कि द पर्सन इज सिटिंग ऑन द डोर। इसलिए इसको हम ठीक करते हुए लिखेंगे एज आई वॉज सिटिंग ऑन द डोर या एट द डोर, एट द डोर कहते हैं, एट द डोर an insect bit me। These were the non-finites we discussed today very clearly. I hope that you would have got it very well। और आप लोग इसी प्रकार के हिंदी में कई सारे सेंटेंसेस बनाइए और उनको ट्रांसलेशन करिए, करने के बाद, करके और करते हुए, किया हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ, इस प्रकार से सेंटेंस देखेंगे। दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन अवर डेली लाइफ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन राइटिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग। बोलते समय और सुनते समय और इसको बोलते समय तथा लिखते समय, दोनों समय, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे हमारे किसी पेपर में तो वो हमें बहुत लॉस पहुंचाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो हम समझते हैं दैट वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू। और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।